Hello everyone, welcome. So in this video, I'm going to give you the list of bases which we use in the organic reactions, ठीक है? And in the previous video, I had given you the list of name reactions which you must prepare for the preparation of CSI, NET, GATE and JAM. तो दोस्तों ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एरो पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो क्या होता है? रिएजेंट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है या फिर रिएक्शन कंडीशन हो सकती है। तो रिएक्शन कंडीशन में कौन कौन से आएगी? इधर टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो उसमें हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रिएजेंट कौन सा है या फिर बेस कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, कैटलिस्ट कौन सा है। और टेम्परेचर एंड प्रेशर को तो हम उसकी यूनिट पे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम एक बार इन सभी चीज़ों को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें रिएजेंट कौन सा होगा, इधर रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेस कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा एंड कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना एकदम इजी हो जाता है। और काफ़ी बार जो रिएजेंट होते हैं या फिर बेस हो सकता है या फिर सॉल्वेंट है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल एलडीए है, तो एलडीए लिखा होगा तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये एलडीए क्या है। तो उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, इसका फंक्शन क्या है, ये बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल है या फिर सॉल्वेंट है, तो ये सब समझ में आना चाहिए। तो अगर हम एक बारी इस चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट बेस है जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो उसमें से जितने भी बेस है उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, और कुछ और भी बेस है जिनको भी मैंने इन लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएजेंट की लिस्ट भी दूंगा, फिर उसके बाद सॉल्वेंट की, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल बेस है जो रिएक्शंस में यूज़ होता है या फिर उसे हम बोलेंगे कॉमन रिएजेंट, तो उसमें हमारा बेस है KOH, NaOH, ठीक है। फिर NaOET इन इथेनॉल, NaOMe इन इथेनॉल, ठीक है। ये सब बेस है जो प्रोटॉन को खींच लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो देखिए ये 5 नंबर पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शरी ब्यूटेनॉल, ठीक है। और ये जो हमारा 6 नंबर का रिएजेंट है TBUOK इन TBULI, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किसी भी प्रोटॉन को खींच सकता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के प्रोटॉन को भी खींच सकता है। फिर नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, तो ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। फिर आपने एक कॉमन बेस देखा हुआ होगा पीरिडीन, तो पीरिडीन के काफ़ी सारे फंक्शन हैं, वो सॉल्वेंट की तरह भी काम कर सकता है, वो बेस की तरह भी काम कर सकता है एंड कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। फिर एक और बेस है 9 नंबर पिपरेडिन, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। फिर 10 नंबर इमिडाजोल, तो ये मल्टी फंक्शनल कंपाउंड है, ये एसिडिक भी है एंड बेसिक भी है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। फिर ये है 11 नंबर DMPA, जिसका फुल फॉर्म है NN डाइमिथाइल एमिनोपिरिडिन, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो भी बेस के तरह काम कर सकता है, और उसका स्ट्रक्चर ये पास में लिखा हुआ है पिरिडिन के ऊपर NMe2, ठीक है। तो ये हमारा बेस है। फिर है 12 नंबर TAMEDA, ये चिलेटिंग एजेंट है। फिर 13 नंबर पे है KH इन THF, NaH इन THF, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये प्रोटॉन को खींच लेगा। फिर हमारा है CS2CO3, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है।
फिर हमारा 15 नंबर DBU। तो ये DBU और DBAN को आपको अच्छे से आप क्या कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, उसके और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो ये 100 बेस है। जो DBU है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, 1,8 डायएजो बाइसाइक्लो 5,4,0 इंडेक्स 7 इन। तो ये जो हमारा DBU है वो स्ट्रॉन्ग बेस है एंड 100 बेस भी है। और जो 100 बेस होते हैं वो क्या करेंगे, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगा वहाँ से प्रोटॉन को खींचेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारा DPU है उसका यूज़ एलिमिनेशन रिएक्शंस में ज़्यादा होता है। ठीक है, एक दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था, तो जो आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें ये इस बेस का यूज़ हुआ था। तो आपको इस बेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये लेस हिंड्रेड साइड से ही प्रोटॉन खींचेगा। फिर सेम फंक्शन है DBN का। तो DBN का फुल फॉर्म है 1,5 डायएजो बाइसाइक्लो 4,3,0 नॉन 5 इन। तो ये जो हमारा DBN है वो 100 एंड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। फिर ये हमारा TBULI, तो ये स्ट्रॉन्ग एंड 100 बेस है। फिर हमारा आएगा LDA। तो इसका स्ट्रक्चर है, देखिए नाइट्रोजन है, उसके पास 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पे लिथियम। तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड होगा, तो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस आसपास है, इस वजह से ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है हमारा 19 नंबर, तो TBU-P4, या फिर आप अगर गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा P4TBU। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बेंजीन के प्रोटॉन को भी खींच सकता है और ये फॉस्फेजिन बेस की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आने वाले पेपर में भी आ सकता है ये बेस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, फिर है हमारा HMPTA। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, फॉस्फोरस है, उसके पास 3 NMe2 ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर सिमिलरली उसका दूसरा बेस है HMPA और इसका आयुपैक नेम है ट्रिस डाइमिथाइल एमिनो फॉस्फाइन। ठीक है, तो इसमें फॉस्फोरस के पास 3 नाइट्रोजन ग्रुप है और नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर है इसका। ठीक है, फिर है हमारा 22 नंबर का 2,6 डाइटर्ड ब्यूटाइल पिरिडिन। तो इसमें क्या है, हमारा पिरिडिन रिंग के 2 और 6 पोजीशन पे 2 ब्यूटाइल ग्रुप हैं, तो इस वजह से ये 100 बेस हो जाएगा और ये प्रोटॉन तो खींच सकेगा, बट जो BF3 है हमारा लेविस एसिड, उसके साथ एडक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा DABCO, डेबेको भी हम उसको बोलते हैं। तो इसका यूज़ हम बाइलिस हिलमैन नेम रिएक्शन में देखा है। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और ये एक बेस भी है। और आप इसका आयुपैक नेम भी लिख देंगे क्योंकि 2 मार्क्स में आ सकता है। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 1,4 डायएजो बाइसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्यूनोक्लिडिन। तो ये हमारा कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है और इसका आयुपैक नेम है 1,एजा बाइसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। ठीक है, और ये एक सॉफ्ट बेस है। फिर नेक्स्ट है हमारा LHMDS। तो इसका फुल फॉर्म है लिथियम बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल एमाइड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन पे 2 सिलिकॉन ग्रुप है और एक लिथियम है। तो ये 100 बेस होगा और नॉन न्यूक्लियोफिलिक होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और लिगेंड की तरह भी ये काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा LCA, जिसका फुल फॉर्म है लिथियम आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप होगा और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, तो ये भी 100 बेस है। तो अगर आपको एग्जाम में LCA दिया हुआ होगा
तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिंड्रेड बेस होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा LMTP, जिसका फुल फॉर्म है लिथियम टेट्रामिथाइल पिपरेडिन। तो ये पिपरेडिन का डेरिवेटिव है। इसमें नाइट्रोजन की अल्फा पोजीशन पे 2 मिथाइल लेफ्ट साइड और 2 मिथाइल राइट साइड दोनों तरफ लगाए हुए हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा उसके आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर। पीरियडिन का डेरिवेटिव है ये भी, इसकी 2 और 6 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। तो ये भी स्टेरिकली हिंड्रेड बेस है और ये माइल्ड बेस की तरह एक्ट करेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइल्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे डी होगा, माइल्ड बेस, और इसका आईयूपैक नेम होगा 2,6 डाइमिथाइल पीरियडिन। ठीक है। फिर एक गेट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन था जो इनोलेट केमिस्ट्री से था, पर यहाँ पे बेस उन्होंने लिया था Pa3C -Na+। तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है एंड नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। फिर हम बेंजाइन फॉर्मेशन में काफ़ी बार यूज़ करते हैं Na2, जिसका फुल फॉर्म है जिसका नाम है सोडामाइड, और उसका दूसरा नाम है सोडियम एजेनाइड। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेंजीन के प्रोटॉन को भी खींच सकता है और वहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। फिर है हमारा NaHCO3, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट भी होता है Na2CO3, तो ये वीक बेस है। फिर 32 नंबर KHCO3 या फिर K2CO3, तो ये भी वीक बेस है। फिर है हमारा 33 नंबर DIPEA या फिर DIEA, तो ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन है, उसके पास 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप और 1 इथाइल ग्रुप। तो इस वजह से इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, बट बेस की तरह एक्ट कर पाएगा ड्यू टू लोन पेयर। फिर नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर ET3N या फिर NMe3 या फिर Na3, तो ये है हमारा वीक बेस है। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा KHMDS या फिर NaHMDS, तो ये हमारा स्टेरिकली हिंड्रेड एंड नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। ओके। फिर काफ़ी बार रिएक्शंस में ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट भी यूज होते हैं एज अ बेस। तो RMGX है, ये भी बेस की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि ये कार्बोनाइन का सोर्स है। फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम, टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। फिर एक है हमारा AgOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर काफ़ी बार आपको लिखा हुआ मिलेगा Ag2O in H2O, तो ये भी हमारा बेस है और इसका भी यूज़ एक नेम रिएक्शन है उसमें होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने के लिए। ठीक है। तो ये सब हमारे बेस थे और इसकी पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएजेंट का भी लिस्ट दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।